हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लेकर के आए हैं 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मॉडल सेट जो बीएसईबी ने जारी किया है। तो मॉडल सेट का मतलब ये होता है कि आपके किस प्रकार के प्रश्न किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक को टच करता हुआ कितने टॉपिक से आएंगे, क्या लेवल रहेगा प्रश्न का, और कितने ऑब्जेक्टिव, कितने लघु उत्तरीय, कितने अति लघु उत्तरीय, कितने दीर्घ उत्तरीय, ये सब के बारे में बताया जाता है। तो हमारे साथ अभी हमारे पास जो अभी है हिस्ट्री का है, इलेक्टिव है, एक विषय है हिस्ट्री का ये। तो जो लोग भी हिस्ट्री को ले रखे हैं उनके लिए 2026 का ये जो इंटरमीडिएट का ये जो परीक्षा होने वाली है फरवरी 2026 में, तो उसके लिए सभी प्रश्न। तो हम बात करते हैं, ठीक है, किसका? हिस्ट्री का। तो देखिए, ये जो टोटल जो आपका एग्जाम होगा ये होगा 100 नंबर का। टोटल पूर्णांक कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या कितने होगी? 128, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 आपका लघु उत्तरीय और 8 आपका दीर्घ उत्तरीय। टोटल 128 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम में, सबसे पहले अपना प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक लिखें। जो 10 अंकों का है वो अवश्य लिखें। किसमें? ओएमआर में। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ओएमआर में आपको अपने पुस्तिका का क्रमांक लिखना जरूरी है, ताकि इससे ये पता चले कि आपका कौन सा पुस्तिका क्रमांक, बुकलेट सीरियल नंबर आपको मिला है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। जो आपको समझ में आता है, जरूरी नहीं कि किताबी भाषा में दें। जो भी प्रश्न होंगे उसके राइट साइड में आपके नंबर लिखे होंगे कि कितने नंबर का वो प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए 15 मिनट तक का अलग से समय दिया जाएगा, उसके बाद होगा। 2 खंडों में होगा, ए और सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 50-100 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से किसी भी 50 को उत्तर देना है आप, और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। और उसके अनुसार से सही तरीके से आप अपना ओएमआर भरें, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होता है ओएमआर। अगर किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओएमआर का प्रयोग ओएमआर पे प्रयोग ना करें। इससे अन्यथा क्या हो जाएगा? आपका परिणाम जो होगा अमान्य हो जाएगा, आपका रिजल्ट अवैध हो जाएगा। सेक्शन बी में क्या होता है? सेक्शन बी में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसे 30 में से 2 अंक निर्धारित होते हैं, अब 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 15 दूना 30 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसके अतिरिक्त 8 होंगे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से आपको 4 प्रश्न देना अनिवार्य है। और ये कितने नंबर का होंगे? 5-5 नंबर का, तो 5 और 20, 100 नंबर के आपके पूरा हो गए हिस्ट्री का एग्जाम। ये लगभग हिस्ट्री सभी लोग लिए हुए होते हैं। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न, सेक्शन ए को देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया था वो राखलदास बनर्जी ने किया था। ये कब किया था? 1922 में। राखलदास बनर्जी का उत्खनन कब किया था? 1922 में। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा सभ्यता में मिले थे? तो देखिए, हल से जुते हुए जो खेतों के जो साक्ष्य मिले थे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो मिले थे दोस्तों, ये मिले थे कालीबंगन में, ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी होती है?
तो ये जो है ना सेलखड़ी पत्थर से बनी होती है। जितने भी उस समय के जो मुहर वगैरह बनाए गए थे वो सभी सेलखड़ी पत्थर से ही बने होते हैं। सभी उस समय के मुहरे सेलखड़ी पत्थर से ही बने थे। हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली? तो देखिए यहाँ पे जो है ना सभी जानवरों की हड्डियां मिली थी। हिरण की भी मिली थी, सुअर की भी मिली थी, घड़ियाल की भी मिली थी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सही। मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पे मिले थे? देखिए मनकों में ये जो मनके होते हैं उसमें छेद करने का जो उपकरण है वो भी सभी में मिले थे। धौलावीरा में मिले थे, लोथल में भी मिले थे, चंदोहरों में मिले थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये जो है ना एक प्रकार का एक यंत्र बनाया जाता था जिससे मनकों में छेद किया जाता था। जो गोले होते हैं, मोती होते हैं, उसमें छेद किया जाता था। इसमें सभी जगह मिले थे ये। तो इससे पता चलता था कि ये सब जगह मनका का उद्योग था। अगला प्रश्न। मेसोपोटामिया की लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस किस स्थान से है? तो देखिए हाजा पक्षी, तो अगर जो बात किया जाए हाजा पक्षी का तो ये जो है ना इसका वर्णन जो है ना मेलुहा से बताया गया है। मेलुहा में इसका मेलुहा से होता था। और यहाँ पे मोर पक्षी को भी संदर्भित करता है हाजा पक्षी। अगला प्रश्न। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा गया है वो कनिंघम कहा गया है। ये जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एएसआई थे। एएसआई मतलब ये पहले ये जो एएसआई जो भारतीय पुरातत्व जो था सर्वेक्षण के ये पहले महानिदेशक थे। और इनका जो नाम पूरा था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इसे कहा जाता था। तो इन्हीं को कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता। जनक के रूप में इनको जाना जाता है। 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो जेम्स प्रिंसेप, व्हीलर, कनिंघम, मार्शल। तो ये निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। और इसका उपयोग कहाँ होता था? पुराने शिलालेखों वगैरह में। प्रयाग प्रशसित में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई? देखिए कुबेर, वरुण, इंद्र। तो इसकी जो जो तुलना की गई थी इनकी प्रयाग प्रशस्ति में ये सभी से की गई थी इनको। मतलब कुबेर जो है धन के देवता के रूप में, वरुण जल के देवता के रूप में, और इंद्र आकाश के देवता के रूप में। तो कुबेर धन के देवता के रूप में, वरुण जल के देवता के रूप में, इंद्र आकाश के देवता के रूप में। ठीक है। तो समुद्रगुप्त की तुलना प्रयाग के प्रशिष्टि में किसमें किया गया था? तो इनमें सभी से किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ? तो देखिए कुषाण, मौर्य, गुप्त। अगर जो इसकी बात करें तो मौर्य काल में हुआ सुदर्शन झील की तुलना। और कौन करवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया था। इनके एक पुष्यगुप्त थे। इनके एक राजपाल थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त। इन्होंने ही करवाया था। कब हुआ था? मौर्य काल के संबंध में सुदर्शन झील का निर्माण। तामीम संगम साहित्य से उर्वर किसे कहा जाता है? तामिल संगम साहित्य में उर्वर किसे कहा जाता है? तो इसमें उर्वर कहा जाता है हलवाहा को। तामिल हलवाहा को उर्वर भी कहा जाता है जो हल चलाते हैं खेतों में। अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र के लेखक बाणभट्ट, कौटिल्य, कालिदास, मेगास्थनी। तो जो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ये थे तो अर्थशास्त्र चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य।
धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी? तो धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति जो की थी वो अशोक ने की थी, और अपने 13वें धम्म महात्म में एकमात्र अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी इन्होंने। बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की थी 13वें धम्म धम्म में। इनका कार्य क्या था? धम्म के जो सिद्धांत था उसका प्रचार करना, लोगों को बताना और जन कल्याण में सेवा करना। तो धम्म प्रचार की धम्म महामात की नियुक्ति, क्योंकि अशोक ही बौद्ध धर्म को अपना लिए थे बाद में। धम्म प्रचार जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सरस्वती किस महाजनपद की राजधानी? पंचाल, काशी, कोसल, अंग। तो संपत्ति जो है कोसल की राजधानी। सरस्वती जो है ये कोसल महाजनपद की राजधानी। जब हमारे पास वहां पहले महाजनपद हमारे कितने होते थे? महाजनपद कितने थे? 16। इस 16 महाजनपदों में से कोसल एक था। कोसल एक जनपद की राजधानी थी। ठीक है। तो ये कोसल जो था एक धार्मिक केंद्र भी था। कोसल एक धार्मिक केंद्र भी था। किस रिलेटेड? तो बौद्ध से रिलेटेड यहाँ था। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड वहाँ धार्मिक केंद्र था। अगला प्रश्न, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 18वीं ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण 18वीं ईस्वी में हुआ। ये ये जो शुरुआत का जो है ना, इस वर्ष को शक संवत के रूप में ही माना जाता है। और ये कौन से वंश से थे? कनिष्क शान वंश से थे। कौन से वंश से? कनिष्क शान वंश से थे। शान वंश से कनिष्क। पनीनी ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? महाभाष्य, धर्मसूत्र, अष्टाध्यायी। तो इन्होंने पनीनी ने अध्यायी धर्म ग्रंथ व्याकरण की रचना की थी, और ये एक बहुत बड़े संस्कृत व्याकरणविद थे। अगला प्रश्न, कुंती और निषादी के लेखक। कुंती और निषादी के लेखक जो थे महाश्वेता देवी थी, और ये एक भारतीय लेखिका थी। कुंती और निषादी के लेखक महाश्वेता देवी थी, और एक भारतीय लेखक थी। इनका जो लेख होता था ना, समुदाय और महिलाओं के जीवन को लेकर के ज्यादा लिखते थे। उनके बारे में लिखते थे कि कैसे उनपे एक गरीब तबके के या महिलाओं पे कैसे अत्याचार किया जाए। हिडिंबा, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? हिडिंबा भीम की पत्नी थी। हिडिंबा भीम की पत्नी थी, और ये एक राक्षसी थी। और इन्हीं से एक पुत्र जो पैदा हुआ था जिनका नाम था घटोचक। तो हिडिंबा भीम की पत्नी थी, राक्षसी प्रवृत्ति की थी, और इनके पुत्र पैदा हुआ था, उनका नाम था घटोचक। पुरुष सूक्त किस वेद के हिस्सा है? तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद का हिस्सा है, और ये सबसे पुराना वेद है। और एक बहुत सारा एक जो सूक्त जो है पुरुष सूक्त में, ये 10वें मंडल का एक महत्वपूर्ण सूक्त भजन है पुरुष सूक्त। और जो पुरुष सूक्त है ये 4 पदों का 4 पदों का निर्माण करता है। का निर्माण करता है। 4 पद का ये उत्पत्ति का निर्माण करता है पुरुष। ठीक है। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का है। अगला प्रश्न, जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? ईरान, यूनान, रोम, चीन। ये ईरान के चिंतक थे, और ये प्रभावशाली धार्मिक सुधारक थे, और इनको पैगंबर भी कहा जाता था। जरथुस्त्र को पैगंबर ही कहा जाता था। ये पारसी धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। जरथुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक भी थे। किसके संस्थापक थे ये? पारसी धर्म के। बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों के चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में हमें मिलता है 64 संप्रदायों का चिंतन मिलता है। बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई है? तो देखिए, बुद्ध के लिए 3 पिटक था, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो बुद्ध की जो रखी गई थी सूत पिटक में रखी गई थी इनकी शिक्षा को। इन शिक्षा को कहाँ रखा गया था? सूत पिटक में रखा गया था। और विनय पिटक में क्या रखा गया था? विनय पिटक में रखा गया था भिक्षुओं के नियम,
मतलब नियम लिखे गए थे विश्व के लिए जो बनाए गए थे, और दंडपिटक में क्या लिखे गए थे, जो सभी जो इनके जो अधिवेशन थे, दार्शनिक विश्लेषण वगैरह जो थे, ये रखे गए थे। दंडपिटक में दार्शनिक विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण को रखे गए थे अभिनय अभी दंडपिटक में। तो बुद्ध की शिक्षा को किसमें रखा गया था? सूत्र में। अजीत केस केशकवलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? ये थे लोकायत धर्म से। ये थे लोकायत से। इस लोकायत को क्या बोला जाता था? चरवात को। लोकायत को चरवात भी बोला जाता था। तो ये एक दार्शनिक थे और भौतिकवादी दर्शन में विश्वास रखते थे। भौतिकवादी दर्शन। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है। और बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। 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 ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी नेपाल में है। किसके कहने पे बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश किया था? आनंद के कहने पे। आनंद इनके एक शिष्य थे, इन्होंने मनाया था इनको, और इन्हीं के कहने के बाद अपने मठ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी इन्होंने। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना जो है 1814 में हुई थी। ये क्या है? सबसे बड़ा संग्रहालय है कलकत्ता का। कलकत्ता का क्या अभी ये भारत का सबसे ज्यादा बड़ा म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम। अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं, बराबर गया के क्षेत्र में एक पहाड़ी है, तो किसके लिए बनाया गया था ये गुफा? किस संप्रदाय के लिए? ये था अजीबक संप्रदाय के लिए। बराबर की गुफाएं गया में लोग घूमने जाते हैं, वहां पे बराबर की गुफा बिहार के गया क्षेत्र में है, तो उसके लिए किसके लिए बनाया गया था? अजीबक के लिए। कौन बनवाए थे इसको? तो अशोक ने बनवाए थे। किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? 12, 24। तो किताबुल हिंद में 80 अध्याय हैं। फारसी फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? इनको न सीरियाई, संस्कृत, हिब्रू, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। तो इनको फारसी और अरबी के अलावा भी हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत, ये सब के बारे में भी अल बिरूनी को बहुत ज्ञान था। किताब अल बिरूनी कितने लिखा था अल बिरूनी ने? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक आए थे 1325 से 1351 के बीच में। 1325 से 51 के बीच में आए थे। और इन्होंने तुगलक के समय काजी के रूप में भी काम किया, और इन्होंने विदेश मंत्रालय के मतलब कि एक विदेशी वीक्षक बना करके, पर्यवेक्षक के रूप में इनको बाहर भी भेजा गया। और इनकी यात्रा वृत्तांत किसमें मिलती है? इब्न बतूता के रिहला में। अल बिरूनी का यात्रा वृत्तांत किस में लिखा हुआ है? अभी जो किताबुल हिंद में, जो ऊपर हम लोग देखें। फ्रांसीसी जौहरी जॉन बैप्टिस्ट वार्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? ये 6 बार भारत की यात्रा की। एक तैवर्नियर जो थे, ये एक व्यापारी भी थे। ठीक है। जौहरी हीरे का व्यापार करते थे। फ्रांको बैरनी कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो जब 6 बार ये भारत में की यात्रा की है, और ये 12 साल तक भारत में रहे। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के कहाँ पे स्थित है ये? पुरी में। ये बहुत पुराना मंदिर है। अलवार किस देवता की उपासना करते थे? तो अलवार जो है भगवान विष्णु की उपासना करते थे। अलवार और नयनार दो तरीके के, दो लोगों को हम बारे में हम लोगों ने देखे हैं। तो नयनार जो है शिव की उपासना करते थे, और अलवार विष्णु की उपासना करते थे। निम्नलिखित में कौन नयनार संत नहीं थी? क्रैकल, अय्यनार, सुंदरार, अंडाल। तो देखिए इसमें अंडाल नहीं थी।
कि चार ही ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है, तो आप ऑप्शन को ऐसे भी चूज कर सकते हैं। अंडाल ये जो थी, ये नैनार की नहीं थी, ये अलबारसन थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो इनका जो दरगाह है ये है अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये राजस्थान के एक शहर है अजमेर। ये कौन थे चिश्ती? एक सूफी संत थे। अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? तो अमीर खुसरो जो थे, निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? तो यहाँ पे उनका जो जन्म हुआ था गुरु नानक का। ननकाना साहिब गुरुद्वारा अभी फेमस भी है, सभी लोग जानते होंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ये सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? ये कहलाता है मकतूबात। ठीक है, सूफी संतों को लिखे हुए जो भी पत्र होते हैं वो कहलाते हैं मकतूबात। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो है ताजकीरा, तो ताजकीरा है ये अर्थ संस्मरण है। ताजकीरा मतलब होता है संस्मरण। ठीक है, और जो मुलजिफात होता है ये होता है बातचीत का, उपदेशों का संग्रह। मतलब इसमें है उपदेशों का संग्रह। उपदेशों का संग्रह। उपदेशों का जो संग्रह है ये कहलाता है मलफूजात। राजकीरा जो इनके सूफी संतों का जो सभी अर्थ है उसका संस्मरण है, या जीवनी कह सकते हैं आप इसमें। और कफ उल महजूब, कल्फ उल महजूब जो है ये कहलाता है प्रसिद्ध, मतलब सूफी ग्रंथ। इसको आप कह सकते हैं सूफी ग्रंथ। सूफी ग्रंथ। तो सूफी ग्रंथों का संकलन, कश्फ उल महजूब, सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन, मकतूबात, ताजकीरा, जो संत हैं, जो सूफी संत हैं उनके अर्थ का ये संस्मरण का ये जीवनी, और मलफूजात जो है उपदेशों का संग्रह होता है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? तो देखिए ये काम मिला था कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। ये ब्रिटिश इंडिया के अधिकारी थे एक, तो इन्हीं को सर्वे करने के लिए दिया गया था। तो इन्हीं ने हम्पी के खंडरों का खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है कृष्णदेव राय को। इन्हीं के समय में मंदिर में बड़े बड़े गोपुरम और बहुत सारे वास्तुकला ये सब के क्षेत्रों में इनके ही शासनकाल में, कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में मंदिर गोपुरम का बहुत नए नए विशाल विशाल मंदिरें बने, और बहुत सारे इनकी वास्तुकला को नई ऊंचाई। निकोलो दे कांति किस देश के व्यापारी थे? तो ये थे इटली के व्यापारी। निकोलो दे कांति इटली के व्यापारी थे, और देवराय प्रथम के समय ये शासनकाल में विजयनगर आए थे। बहमनी राज की स्थापना 1347 में हुई थी, और ये सल्तनत के खिलाफ हुई थी। और इसका जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसका स्थापना किया था, बहमनी। अलाउद्दीन बहमद शाह ने। विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते हैं? तो देखिए विरूपाक्ष जो है ये शिव को कहा जाता है। तो ये विरूपाक्ष जो देवता थे शिव के रूप माने जाते थे। विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो विजयनगर के मंदिरों की अगर विशेषता की बात करें तो ऊंचे गोपुरम, रथ गलियां, कल्याण मंडप, और ये सब कहा जा सकता है कि इनमें सभी ये सभी विजयनगर के मंदिरों की विशेषता थी। कृष्णदेव राय के कर्ण काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो इसको किया डोमिंगो पेस ने।
लिंगो पेश ने अपने यात्रा वृत्तांत में कृष्ण देवराय के कद काठी का वर्णन किया है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने कब घोषित किया? ये किया था 1986 में। 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। दूसरे गांव में ठेके पे खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते हैं? ठीका। पाही आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक से दूसरे जगह जब जाते हैं, जब दूरी होती है तो उसे बुलाया जाता है पाही। ये यहाँ पे जाकर के दूसरे गांव में, अपने गांव में इनको मजदूरी या जीवन बसर नहीं हो पा रहा था, तो ये दूसरे जगह जाकर अपने एक लोगों से जान पहचान बना के वहां से जमीन लेते थे ठेके पे, और वहां पे कृषि करते थे। इनको कहा जाता था पाही काफ। आलू टमाटर मिर्च भारत में कब से? तो ये आया 17वीं शताब्दी से। ये पुर्तगालियों वगैरह के सहयोग से उन्होंने खेती करना शुरू किया यहाँ पे, आलू टमाटर प्याज ये सब की। उस भूमि को क्या कहा जाए जो कभी खाली न छोड़ी जाए? जो जमीन कभी खाली नहीं होती उसको कहलाता है पोलज। जोवान्नी करेरी किस देश के यात्री थे? ये जोवान्नी करेरी जो यात्री थे, ये थे इटली के। ये इटली के यात्री थे और 17वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे। भारत कब आए थे जोवानी करेरी? ये आए थे 17वीं शताब्दी के अंत में। 17वीं शताब्दी के अंत में आए थे। ठीक है। अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी? तो ये तीसरा भाग है, अबुल फजल ने लिखा था, और आईने अकबरी का तीसरा भाग है, अबुल फजल ने इसको लिखा। ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर के वित्त मंत्री थे टोडर। ठीक है। और इनको अशरफ दीवान भी कहा जाता है, दीवाने अशरफ भी कहा जाता था। इनको दीवाने अशरफ भी कहा जाता है, दीवाने अशरफ। तो टोडर को दीवाने अशरफ भी कहा जाता था। ये एक एक पद होता था जिनके अंदर में वित्त मंत्रालय से रिलेटेड जितने भी कागजात और सभी देख रेख अर्थव्यवस्था ये सब इन्हीं के जिम्मे होती थी। अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1605 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसको हराया था? तो मराठों को किसने हराया था? ये अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली लोग भारत आए थे, और 14 जनवरी 1761 को ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे शाह अब्दाली के रूप में ये नेतृत्व कर रहे थे इसका। और ये अफगान का सेना लेकर आए थे, तो इसी से मराठों की हार हुई थी 14 जनवरी 1961। 14 जनवरी 1961 को। औरंगजेब कब गद्दी पे बैठा? देखिए, औरंगजेब गद्दी पे बैठता है 1658। औरंगजेब गद्दी पे बैठा था 1658 में। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसको 1857 के क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? तो भू राजस्व का जो संग्राहक होता था अस्थाई बंदोबस्त में, ये होते थे जमींदार लोग। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, जो बाद में बंगाल का गवर्नर? ये थे कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय। बाद में ये बंगाल के गवर्नर जनरल भी बन जाते हैं। वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह 1857 विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ दिया था? तो देखिए, ये जो दोनों लोग हैं ना, एक है तेज चंद और एक है मेहताब चंद, और ये दोनों, तो इसमें मेहताब चंद ने मदद की थी अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में। ये वर्धमान के राजा थे। संथाल विद्रोह किसे दीकू कहते थे? दीकू ये लोग कहते थे बाहरी लोगों को। तो न तो ये जमींदार को दीकू बोलते थे, अंग्रेज को भी नहीं, साहूकार से, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ये बाहरी लोगों को बोलते थे। और ये सब जो है ना, जैसे कि साहूकार जमींदार, ये सब के लिए करते थे। तो ये अगर जो इसे लगता है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो सकता था, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये बाहरी लोगों के लिए दीकू शब्द का प्रयोग करते थे।
1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़ी मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया था? ये किए थे अगस्टम क्विनलैंड। अगस्टम क्विनलैंड ने कि पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनके मुखिया लोग को ये भत्ता देना शुरू कर दिए थे। दक्कन दंगा आयोग अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की थी? तो ये जो पेश की थी दक्कन कॉन्ग्रेस 1878 में, 1878 में। ये जो दंगा हुआ था ये साहूकारों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ हुआ था, और इनको मंडी में इनके फसल के उपज की कीमत कम लगाई जाती थी, इसलिए हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? ये बंगाल की दीवानी प्राप्त करती है 1765। जब 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं, इसके बाद ये बंगाल की इनको दीवानी मिल जाती है। दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सरकारी राजस्व की उच्च दर, कपास के मूल्य का परिवर्तन, साहूकारों द्वारा शोषण, इनमें से सभी कारण थे दक्कन दंगा का। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय जो गवर्नर जनरल थे ये थे कैनिंग। 1857 के समय गवर्नर जनरल यही थे। इसके बाद इनको ब्रिटिश इंडिया में आ गया था, तो इनको फिर वायसराय बना दिया गया था। ये पहले वायसराय भी थे, ब्रिटिश इंडिया के पहले वायसराय भी कैनिंग ही थे। डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया था? कि अवध का अधिग्रहण किया था 1856 में, क्योंकि 1857 की क्रांति का ये भी एक कारण रहा था कि इनकी जो हड़प नीति थी इस आधार पे थी कि अगर भी कोई भी राज्य, मतलब कोई भी रियासत, अगर उसका अपना वारिस नहीं है तो उसकी रियासत ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में आ जाएगी। लेकिन जब इनको बात आई कि अवध को कब्जा करने का, तो उस समय इन्होंने अवध के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ सही तरीके से राज्य व्यवस्था नहीं चल रहा है, और इस आधार पे इनको विलय कर लिया था अवध को। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अवध के जो नवाब थे उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, तो इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1817 के नेतृत्व विद्रोह को। अवध में एक मुफ्त बंदोबस्त कब लगाया गया? ये लगाया गया था 1856 में। मुफ्त बंदोबस्त 1856 में ही लगाया गया था। जैसे इन्होंने अधिग्रहण करते हैं उसके बाद एक मुफ्त बंदोबस्त लगा देते हैं अवध पे। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पे जारी हुआ था? ये जो उद्घोषणा हुआ था बहादुर शाह जफर के नाम पे जारी हुआ था। किसके खिलाफ ये जारी किया गया था? ये जारी किया गया था ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। इनके दोनों पुत्र को और पोते को इनके सामने ही मार के लटका दिया गया था, और जिस दरवाजे में लटकाया गया था जो आज के डेट में उसे खूनी दरवाजा कहा जाता है, जो दिल्ली में है। सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? तो ये थे गोंड, एक आदिवासी थे उस समय। कोल इंडिया में जितने लोग आदिवासी लोग काम कर रहे थे उनका नेतृत्व इन्होंने किया था। 1859 में इन मेमोरियल नामक चित्र किसने बनाया था? तो इन मेमोरियल नामक चित्र बनाए थे जोसेफ नोएल पेटन ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ये हुआ था 1911। पहले जो राजधानी थी 1911 में, 1912 में हमारा बिहार का अलग होता है, और 1911 में कलकत्ता से स्थानांतरित करके राजधानी कर दी जाती है दिल्ली। ये समय था 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है बंबई। कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए एक एक्ट लागू हुआ था 1773, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद 1775 में, 1774 में, 1774 में वहां पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो 1771 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस राजनेता ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? ये दिए थे इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनके जो गुरु थे
इन्होंने ही सबसे पहले बोले थे कि तुम अगर अच्छा तरीके से तुमको भारत को समझना है तो सबसे पहले तुम भारत की यात्रा करो 1 साल तक के लिए, तुम्हें यहाँ के बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की भारत में सबसे पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब इन्हें पहली बार वहां पे बुलाया गया था। पहली बार बुलाया गया था इस आधार पे कि ये एक साउथ अफ्रीका से आए हैं और उन्होंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो जाति मतलब गोले कार्य का भेदभाव था ये सब को लेके ये सब बहुत वहां पे सत्याग्रह आंदोलन किए थे। इस बारे में इस नाम पे इस ख्याति के तहत इनको पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनको बुलाया गया था। ये समय था 4 फरवरी 1916। 4 फरवरी 1916। चंपारण आंदोलन कब हुआ? देखिए, चंपारण आंदोलन होता है 1917 में। ये रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपने तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की थी। गांधी जी को इनवाइट किया था कि बिहार में आइए और आकर चंपारण की स्थिति देखिए किसानों की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? प्रेस पे प्रतिबंध, बिना जांच के कारावास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिए थे और बिना जांच के किसी को भी गिरफ्तार किया जाता था। हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखे, जिन्होंने इसमें स्वराज के बारे में बात की है। 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? तो ये थे सीएन ब्रूमफील्ड ने इनके सुनवाई की थी। सीएम ब्रूमफील्ड ने। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पे पूर्ण स्वराज स्थापित हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बात उठी थी सबसे पहले। प्रस्ताव जारी हुआ था पूर्ण स्वराज का और सभी से सहमति से ये पारित भी हो गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो स्थित है यह है गुजरात में। डांडी मार्ग जो हम लोग पढ़ते हैं तो डांडी ये जो जगह है यह है गुजरात में। और यहाँ पे इन्होंने डांडी गुजरात में ही 1930 में डांडी आंदोलन हुआ था, डांडी मार्च। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे भारत के जो वायसराय थे दूसरे के समय, इरविन से पहले, इरविन के बाद, उससे पहले इरविन थे, इनका नाम था लॉर्ड ब्लिंगटन। लॉर्ड ब्लिंगटन थे और इससे पहले थे इरविन, इससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दिस अनटचेबल किसने लिखा था? ये लिखे थे भीमराव अंबेडकर ने। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स। जब एक राष्ट्र पूरा राष्ट्र जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती, ये किसने कही थी? तो ये वक्तव्य बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी के संस्थापक, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। तो ए और बी दोनों कर सकते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चितरंजन दास, भी कहीं एक ऑप्शन में तो इन मार सकते हैं, तो मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी 1931 को। भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931 को। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर, माउंटबेटन, लॉरेंस। तो माउंटबेटन जो थे ये नहीं थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। क्योंकि माउंटबेटन तो एक वायसराय थे, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय थे रामगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल।
और इन्हें ही वो जिम्मेदारी मिली थी कि भारत संघ के सभी रियासत को एक करने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। इन्होंने इन्होंने इसको बखूबी निभाया। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये लगा था 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने यंग इंडिया लिखा है, हरिजन लिखा है, नवजीवन लिखा है। इनमें से सभी इन्होंने संपादन किया है, सभी पत्रिका का, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ये हुई थी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हुआ था और यही विधेयक पारित हो गया था और यही दिन को संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो इसी समय इसको अंगीकृत किया गया था। एक शक्तिशाली राष्ट्र एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में इसने कहा था कि 1935 के गवर्नमेंट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं। तो ऐसा जो कहना था इनका, ये कहना था भीमराव अम्बेडकर का। और इनका ये तर्क था कि हम एक अधिक शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं, जैसा तर्क इन्होंने ही रखा था भीमराव अम्बेडकर ने। तो इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। आप लोग रिपीट कीजिए, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए और यही सब क्वेश्चंस ये मॉडल सेट का आएंगे आपके एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भी इसमें जो सभी प्रश्न हैं इसके ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद ये सब हैं कुछ लघु उत्तरीय, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली क्या था, ये सब के बारे में। तो इस सब कभी और हम लोग देखेंगे। तो आज केवल ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट होता है, उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय। आसान आसान सा क्वेश्चन का लेवल है हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।